नेक्स्ट टॉपिक है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में भारत में उच्च शिक्षा का विकास। तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि 1947 में आज़ाद होने के बाद भारत के सामने बहुत सारी चुनौतियां थी, बहुत सारी समस्याएं थी, जिसमें कि शिक्षा का क्षेत्र भी शामिल था, विशेष रूप से उच्च शिक्षा का क्षेत्र। तो इसके लिए हमारी सरकारों के द्वारा विभिन्न प्रकार की संस्थाओं की, विभिन्न प्रकार के आयोगों की स्थापना की गई, जो कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आइए इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो स्वतंत्रता के पश्चात भारत की शिक्षा प्रणाली का अवलोकन किया गया है और यह देखा गया कि किस क्षेत्र में क्या आवश्यकताएं हैं, कहाँ पर क्या कमियां हैं, उन कमियों को कैसे पूरा करके हमारी जो शिक्षा प्रणाली है उसको कैसे विकसित किया जाए। तो हमने पाया कि हमारा देश जो है इस समय विश्व में ग्रो करने लगा था, विश्व में अपनी जगह बनाने लगा था। तो इसमें शिक्षा का क्षेत्र भी शामिल है, विशेष रूप से उच्च शिक्षा का क्षेत्र। तो स्वतंत्रता के उपरांत भारत में स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की संख्या में तेजी होने लगी। इसके बाद में स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद में हमारी सरकारों ने शिक्षा क्षेत्र में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ, जो स्कूल है, नए नए स्कूल खुलने लगे, नए नए कॉलेज खुलने लगे, उसके बाद में नए नए विश्वविद्यालयों की स्थापना होने लगी। इसी के साथ जो विद्यार्थी थे उनकी संख्या में भी अभूतपूर्व वृद्धि होने लगी। स्वराज्य प्राप्ति के पूर्व गांधी जी ने जो देश में राष्ट्रीयता की ज्योति जलाई थी, जिस तरह का गांधी जी हमारा एक सपनों का भारत चाहते थे, उसके लिए उसके विकास में पंडित मदन मोहन मालवीय, सरदार पटेल, नेताजी और राजा राम मोहन राय आदि सभी अपने तन मन धन से जुट गए थे। ठीक है, हालांकि राजा राम मोहन राय ये इनसे पहले थे, गांधी जी से पहले थे। तो स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत की शिक्षा व्यवस्था कैसी थी, मतलब जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तो उससे पहले हमारी जो शिक्षा व्यवस्था थी वो पूरी तरह से घिसी पिटी हुई थी और वो पूरी तरह से पश्चिमी शिक्षा की, वेस्टर्न एजुकेशन की नकल थी। तो हमारा गांधी जी ये चाहते थे कि जो हमारी शिक्षा वो इस तरह की हो, जो हमारे शिक्षा के क्षेत्र में एक नूतन प्रयोग हो, यानी एक नई तरह की हमारे यहाँ पर शिक्षा की आवश्यकता थी, हमारे देश की आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा होनी चाहिए। तो गांधी जी ऐसा चाहते थे कि जो शिक्षा है वो हमारे देश की जो आवश्यकता है उनको पूरा करें और वो क्या है, पश्चिमी शिक्षा की नकल ना हो। तो स्वतंत्रता के उपरांत यह प्राय समाप्त हो गई। धीरे धीरे क्या, जब हमें स्वतंत्रता मिल गई, हम आज़ाद हो गए, तो उसके बाद में पश्चिमी शिक्षा धीरे धीरे खत्म होने लगी। इसके बाद में जो शांति निकेतन है उसकी जो शिक्षा प्रणाली है वो संपूर्ण विश्व को अपनी तरफ आकर्षित करने लगी, छात्रों को अपनी तरफ आकर्षित करने लगी। उसमें यह बताया गया कि जो यह शांति निकेतन है किसी विश्व कवि की कल्पना न होकर उनके गुरुदेव का प्रभाव है। ठीक है, तो ये जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, इन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की। ठीक है, तो इसमें ये बताया गया कि ये उनकी कवि की कल्पना नहीं थी, वो मतलब एक कल्पना के तौर पर उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना नहीं की थी, बल्कि यह शिक्षा के क्षेत्र में किया गया अभिनव प्रयोग है। बहुत ही अच्छा इसे प्रयोग बताया गया था, किसके क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में। इसके अलावा जो अरविंद घोष थे, उन्होंने भारतीय शिक्षा में आध्यात्मिकता का स्वर गुंजायमान किया। ठीक है, तो अरविंद घोष चाहते थे कि जो हमारी भारतीय शिक्षा है वो आध्यात्मिकता से जुड़ जाए, हमारी शिक्षा में आध्यात्मिक भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये चाहते थे कि जो हमारी शिक्षा वो आध्यात्मिक हो जाए। इसके अलावा महामना मालवीय ने काशी में विश्वविद्यालय शिक्षा को भारतीयता पर आधारित करने का सफल प्रयोग किया। तो काशी में ये मदन मोहन मालवीय थे, इन्होंने इस तरह का प्रयोग किया कि जो हमारी शिक्षा है, भारतीय शिक्षा है, उसको किस प्रकार से भारत की आवश्यकताओं के अनुकूल बनाया जा सके। तो ये उनका एक सफल प्रयोग रहा था। तो आगे देखते हैं विश्वविद्यालय शिक्षा क्या है। तो विश्वविद्यालय शिक्षा से हमारा अभिप्राय केवल उस शिक्षा मात्र से नहीं है जो केवल विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जाती है। तो शिक्षा क्या है, विश्वविद्यालय शिक्षा केवल वो नहीं है जो कि विश्वविद्यालयों यानी कॉलेजों के द्वारा प्रदान की जाती है, अपितु इसका अभिप्राय उस शिक्षा से भी है जो कि विश्वविद्यालयों से संबंध महाविद्यालयों या कॉलेजों द्वारा प्रदान की जाती है। सिर्फ ये नहीं है कि जिन यूनिवर्सिटीज़ में शिक्षा प्रदान की जाती है वही विश्वविद्यालय शिक्षा है, बल्कि उनसे जो संबंधित कॉलेज है, जो उनसे जुड़े हुए कॉलेज हैं, उनमें जो भी शिक्षा प्रदान की जाती है वो भी विश्वविद्यालय की शिक्षा होती है। तो विश्वविद्यालय एक स्वायत्त संस्था होती है। ठीक है, क्या होती है, स्वायत्त प्राप्त संस्था होती है विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटीज़, जिनका प्रबंधन उनके द्वारा ही किया जाता है, यानी उनका जो मैनेजमेंट है, उनकी फीस वगैरह के बारे में जो तय किया जाता है। इसके अलावा वहाँ पे जो एग्ज़ाम प्रोसेस होगा, एंट्रेंस प्रोसेस होगा, इस बारे में वो खुद ही अपना प्रबंधन करते हैं। तो संगठन के अनुसार देश के विश्वविद्यालयों को निम्न 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, यानी जो हमारे देश में विश्वविद्यालय हैं उनको 3 भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से भाग हैं,
सबसे पहले है संबंधक विश्वविद्यालय, क्या संबंधक विश्वविद्यालय, सेकंड है संघात्मक विश्वविद्यालय और थर्ड है एकात्मक विश्वविद्यालय। तो एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं संबंधक विश्वविद्यालय क्या है। तो संबंधक विश्वविद्यालय का मतलब है कि ये विश्वविद्यालय अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले महाविद्यालयों को मान्यता प्रदान करते हैं, यानी कि जो भी कॉलेज, जो भी इंस्टीट्यूशन इनसे जुड़ जाता है वो इनको मान्यता प्रदान करते हैं और उन पर अपना नियंत्रण रखते हैं और उनके लिए पाठ्यक्रम यानी सिलेबस भी वो खुद ही डिसाइड करते हैं तथा उनमें अध्ययनरत छात्रों के लिए परीक्षाओं का आयोजन करते हैं। यानी ये जो संबंधक विश्वविद्यालय होते हैं इनसे बहुत सारे कॉलेज, बहुत सारे महाविद्यालय जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर क्या सिलेबस होगा, क्या किस प्रकार से वहाँ पर नियंत्रण रखा जाएगा और वहाँ पे कब कब परीक्षाओं का आयोजन होगा और किस प्रकार होगा, तो इस सब के बारे में नियंत्रण ये संबंधक विश्वविद्यालय ही रखते हैं। नेक्स्ट है संघात्मक विश्वविद्यालय। तो क्या होते हैं इन विश्वविद्यालयों के अंतर्गत उन संविधायी महाविद्यालय स्तर की शिक्षा प्रदान करता है। तो भारत में इस प्रकार के कई विश्वविद्यालय हैं। तो ये क्या होते हैं संघात्मक विश्वविद्यालय केंद्र सरकार के द्वारा नियंत्रित होते हैं। तो इन पर जो पूरा नियंत्रण होता है वो केंद्र सरकार का होता है और इसमें संविधायी महाविद्यालय स्तर की शिक्षा प्रदान की जाती है, किसी संविधायी महाविद्यालय स्तर की शिक्षा प्रदान की जाती है। और इस प्रकार के हमारे देश में कई जो है महाविद्यालय हैं, कई विश्वविद्यालय हैं। अब नेक्स्ट है हमारा एकात्मक विश्वविद्यालय। तो इस प्रकार के विश्वविद्यालयों का अपने अंतर्गत आने वाले महाविद्यालयों पर पूर्ण नियंत्रण होता है तथा इन महाविद्यालयों के लिए अध्यापकों की नियुक्ति वे स्वयं करते हैं। यानी ये जो एकात्मक विश्वविद्यालय होते हैं इनसे जो भी जुड़े हुए विश्वविद्यालय होते हैं, जो भी जुड़े हुए कॉलेज होते हैं, उनका पूरी तरह से इन पर नियंत्रण होता है, ठीक है। तो एकात्मक विद्यालय जो विश्वविद्यालय है वो अपने कॉलेजों पर, अपने जो यूनिवर्सिटीज़ है सभी पर पूरी तरह से अपना नियंत्रण रखते हैं और यहाँ पर कौन कौन टीचर्स होंगे, कौन कौन प्रोफेसर्स होंगे, इसका भी ये खुद ही निर्णय करते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें किसी भी विश्वविद्यालय की आंतरिक व्यवस्था यानी वहाँ के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, तो इंडिया में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है, जितने भी विश्वविद्यालय हैं, सभी की आंतरिक व्यवस्था बस थोड़े बहुत चेंजेस के साथ में लगभग सेम ही होती है। अगर बात करें हम केंद्रीय विश्वविद्यालयों की, तो वहाँ पे जो चांसलर होते हैं वो हमारे देश के प्रेसिडेंट होते हैं। कौन होते हैं हमारे देश के प्रेसिडेंट होते हैं? सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के चांसलर। और जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है, जितने भी राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय हैं, वहाँ के चांसलर राज्य का राज्यपाल होता है। जिस भी स्टेट की यूनिवर्सिटी है तो वहाँ के जो चांसलर होंगे वो वहाँ के गवर्नर ही होंगे। अगर बात करें हम दिल्ली विश्वविद्यालय की, क्योंकि यहाँ पे जो है राज्यपाल का पद नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे जो यहाँ के कुलाधिपति यानी यहाँ के जो चांसलर होंगे वो उपराज्यपाल यानी डिप्टी गवर्नर होंगे। तो दिल्ली विश्वविद्यालय के चांसलर कौन होंगे? वो वहाँ के उपराज्यपाल होंगे। इसके अलावा ये जो पद हैं हमारे देश में चांसलर के, तो ये क्या है? परंपराओं के अकॉर्डिंग या फिर इनको सम्मान के तौर पर इन्हें ये पद प्रदान होते हैं। जबकि जो वास्तविक मुखिया होता है, जो वास्तविक दायित्व होता है विश्वविद्यालय का, वो कुलपति होता है। कौन? कुलपति यानी वाइस चांसलर होता है। ओके, तो ये जो जैसे उपराज्यपाल हो गए, राज्यपाल हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, तो इन्हें ये सम्मान के तौर पर या फिर परंपराओं के आधार पर इनको पद प्राप्त हो जाते हैं। जबकि किसी भी यूनिवर्सिटी का जो वास्तविक मुखिया होता है, वास्तविक जिस पर दायित्व होता है, वो वहाँ का कुलपति होता है यानी वाइस चांसलर होता है। तो वह विश्वविद्यालय एवं उसके अंतर्गत आने वाले सभी महाविद्यालयों के प्रशासन एवं प्रबंधन का दायित्व संभालता है। यानी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ होते हैं वहाँ के जो वाइस चांसलर होते हैं वो वहाँ पर आने वाले जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित कार्य है या फिर वहाँ पे मैनेजमेंट से संबंधित कार्य है, वो वाइस चांसलर ही देखते हैं। यानी वहाँ पे जो कुलपति होते हैं वही इनकी निगरानी रखते हैं। और उन यूनिवर्सिटीज से जितने भी कॉलेज या जितने भी महाविद्यालय जुड़े हुए होते हैं सभी पर कुलपति का ही नियंत्रण होता है तथा इससे संबंधित जो भी रिपोर्ट है वो राज्य के राज्यपाल यानी कुलाधिपति यानी चांसलर को दे दी जाती है। किसके द्वारा? कुलपति के द्वारा। तो क्या है, ये कुलपति क्या करते हैं? राज्य का किस प्रकार से प्रशासन चल रहा है, किस प्रकार से प्रबंधन चल रहा है, तो इस सब के बारे में रिपोर्ट जो है वो राज्य के राज्यपाल यानी कुलाधिपति चांसलर को दे देते हैं। अब बात करें हमें विश्वविद्यालय में कितने प्रकार की संस्थाएं होती है, तो यहाँ पे मुख्य रूप से 2 प्रकार की संस्थाएं होती है विश्वविद्यालय के
विश्वविद्यालय के अंतर्गत कौन कौन सी होती है? सबसे पहले होती है सीनेट या कोर्ट। तो इसमें क्या होता है इसके बारे में जान लीजिए। तो इसमें विश्वविद्यालय से संबंधित सभी लोगों का प्रतिनिधित्व होता है। सबसे बड़ी चीज़ यही है इसमें कि जितने भी विश्वविद्यालय से संबंधित लोग हैं इसमें सभी का प्रतिनिधित्व होता है। किसमें? सीनेट में या कोर्ट में। जैसे कि कौन कौन हो सकते हैं इसमें? शिक्षक हो गए, प्राचार्य हो गए, इसके अलावा अभिभावक और पंजीकृत स्नातक। तो ये सभी क्या हैं? इनका सीनेट या कोर्ट में प्रतिनिधित्व होता है। इसके अलावा कुछ सरकारी विभागों के सदस्य इसके पदेन सदस्य होते हैं। तो एक क्वेश्चन बन सकता है कि जो यहाँ के पदेन सदस्य होते हैं वो कौन हो सकते हैं? तो वो होते हैं कुछ सरकारी विभागों के सदस्य। इसके अलावा जो राज्य सरकार हैं और जो चांसलर है उनके द्वारा भी कुछ सदस्यों को यहाँ पर मनोनीत किया जाता है। तो जो स्टेट गवर्नमेंट है और जो चांसलर यानी कुलाधिपति होते हैं वो भी यहाँ पर कुछ सदस्यों को अपने अकॉर्डिंग उन्हें मनोनीत कर सकते हैं, उन्हें भेज सकते हैं यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ के अंतर्गत। तो इसमें क्या होता है? यह संस्था विश्वविद्यालय संबंधित सभी नीतियों का निर्धारण करते हैं कि विश्वविद्यालय में किस प्रकार से कार्यकलाप होंगे, किस प्रकार से पाठ्यक्रम होगा और मतलब जो अध्ययन सामग्री वो क्या क्या होगी। तो इस सभी के बारे में नीतियों का निर्धारण इसी संस्था के अंतर्गत किया जाता है। किसके अंतर्गत? सीनेट या कोर्ट के अंतर्गत। और इसके अलावा बजट आदि की भी व्यवस्था करती है। ठीक है, तो ये आपको नोट करने वाली चीज़ ये कि यहाँ पे जितनी भी नीतियाँ बनती, जितनी भी नीतियों का निर्धारण होता है वो कोर्ट या सीनेट में होता है। और इसके अलावा बजट संबंधी कार्यों की व्यवस्था भी सीनेट या कोर्ट में ही होती है। नेक्स्ट है यहाँ पे कार्यकारिणी परिषद। तो किसी भी यूनिवर्सिटी के प्रशासन में यह संस्था नियामक या धुरी की भूमिका का निर्वहन करती है। यानी किसी भी यूनिवर्सिटी में संस्था बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, वहाँ पे एकदम धुरी की तरह कार्य करती है। यह संस्था संपूर्ण प्रशासनिक कार्यों को संचालित करती है। जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित कार्य होते हैं वो कार्यकारिणी परिषद के द्वारा ही संपन्न किए जाते हैं तथा विश्वविद्यालय की संपत्ति, कोष और उसके प्रतिदिन के प्रशासन का संचालन भी कार्यकारिणी परिषद ही करती है। फिर से देखिए लाइन, विश्वविद्यालय की संपत्ति, कोष और उसके प्रतिदिन के प्रशासन का संचालन कौन करती है? कार्यकारिणी परिषद। तो यह क्या है? ये एक लघु निकाय है। नोट कीजिएगा, क्या है? एक लघु निकाय है जिसमें कि सामान्यतः निम्न लोगों को प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। किन किन को होता है इसमें प्रतिनिधित्व प्राप्त? सबसे पहले जो कुलपति होते हैं यानी वाइस चांसलर जो होते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी के, तो उनको सबसे ज़्यादा इसमें प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। इसके अलावा जो राज्य का शिक्षा संचालक है, कौन? राज्य का शिक्षा संचालक होता है उसको। और नेक्स्ट इसमें कोर्ट या सीनेट के प्रतिनिधि जो अभी आपने देखा उसके जो प्रतिनिधि होते हैं वो कार्यकारिणी परिषद के अंतर्गत भी जो कार्य करते हैं। इसके अलावा विभिन्न संकायों के सदस्य, विभिन्न संकाय होते हैं जैसे कि आर्ट हो गया आपका, कॉमर्स हो गया, साइंस बैकग्राउंड ये हो गया। तो ठीक है, तो इतने जितने भी संकाय होते हैं इनके सदस्य ये सभी इसके सदस्य होते हैं। और इसके अलावा जो महाविद्यालय है उनके वरिष्ठ प्रधानाचार्य हैं। जितने भी यूनिवर्सिटी से जुड़े जितने भी कॉलेज होते हैं, जितने भी महाविद्यालय होते हैं, तो वहाँ पे जो प्रधानाचार्य होते हैं, हेड होते हैं, वो भी यहाँ के सदस्य होते हैं। किसके? कार्यकारिणी परिषद के। तो ये हो गई इसकी दो महत्वपूर्ण संस्थाएं, सीनेट या कोर्ट और दूसरी कार्यकारिणी परिषद। अब आ गया कि विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता क्या है। तो इसके लिए जो सुझाव दिया था, सबसे पहले सिफारिश दी थी वो कोठारी आयोग के द्वारा दी गई थी। किन के द्वारा दी गई थी? विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता के लिए ये कोठारी आयोग के द्वारा सुझाव दिया गया था कि विश्वविद्यालयों को निम्न क्षेत्रों में स्वायत्तता प्राप्त होनी चाहिए। तो कोठारी आयोग के द्वारा सिफारिश की गई थी कि विश्वविद्यालयों को कुछ क्षेत्रों में स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए, स्वायत्तता प्राप्त होनी चाहिए। वो कौन कौन से क्षेत्र थे आइए देखते हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले ये बताते हैं कि जो शिक्षक हैं उनकी नियुक्ति विश्वविद्यालय अपने अकॉर्डिंग कर सकता है। ठीक है, अपने हिसाब से कर सकता है और उनका जो प्रमोशन होगा वो भी विश्वविद्यालय के खुद के नियंत्रण में होगा। ठीक है, तो अगर विश्वविद्यालय जिसको भी चाहे उसे प्रमोशन दे सकता है और जिसको भी चाहे उसे नियुक्ति दे सकता है अपने अकॉर्डिंग। तो इसमें कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी जो है व्यक्ति इसमें अपना जो भाग नहीं ले सकता, इसमें कोई भी उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इसके अलावा कोठारी आयोग ने बताया था कि जितने भी विश्वविद्यालय हैं, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो अपने यहाँ पर छात्रों का चयन कर सकते हैं। मतलब उनका एंट्रेंस एग्ज़ाम लेकर उनका जो है
वाइवा वगैरह लेकर वो चयन कर सकते हैं कि किन छात्रों को हम अपने यहाँ पर एजुकेशन प्रदान करेंगे। आगे इसमें कोठारी आयोग के अनुसार यह बताया गया है कि जो अध्यापन के विषय हैं, कौन कौन से विषय यहाँ पर पढ़ाए जाएंगे, शिक्षण विधि क्या होगी, और इसके अलावा अनुसंधान के विभिन्न विषयों के चयन में भी विश्वविद्यालयों को स्वतंत्रता होनी चाहिए। एक बार फिर से देखते हैं क्या क्या है। एक तो कोठारी आयोग ने सिफारिश दी थी, एक तो यहाँ पे क्या है, जो शिक्षकों की नियुक्ति है और पदोन्नति यानी प्रमोशन है वो विश्वविद्यालय के नियंत्रण के अंतर्गत ही होगा, यानी विश्वविद्यालय जिसको चाहेगा उसको शिक्षक नियुक्त कर सकता है और उसका प्रमोशन भी कर सकता है। इसके अलावा वो छात्रों के चयन में भी पूरी तरह से स्वायत्त है यानी स्वतंत्र है। और नेक्स्ट है वो अपने यहाँ पर कोई भी विषय पढ़ा सकता है अध्यापन के लिए, और कोई सी भी शिक्षण विधि का उपयोग कर सकता है, और अनुसंधान के लिए विभिन्न विषयों का सिलेक्शन भी वो कर सकता है। तो ये हो गई विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राज्य सरकार तथा विश्वविद्यालय कैसे एक दूसरे से संबंधित होते हैं और राज्य सरकार किस प्रकार से विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटीज़ पर अपना नियंत्रण रखती है, इसके बारे में जानते हैं। तो वास्तव में देखा जाए तो जो विश्वविद्यालय होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ होती है, वो पूरी तरह से स्वायत्तता प्राप्त निकाय होते हैं। क्या होते हैं? स्वायत्तता प्राप्त निकाय होते हैं। इसका मतलब ये है कि अपने कार्य करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। कोई भी बाहरी संस्था इनके ऊपर दबाव नहीं बना सकती कि आप हमारे हिसाब से कार्य कीजिए। तो इस तरह से जो भी यूनिवर्सिटीज़ होती है वो अपने कार्यों के लिए स्वयं जिम्मेदार होती है। लेकिन क्या होता है, सरकार इन पर अप्रत्यक्ष रूप से अपना नियंत्रण बनाए हो रखती है। ठीक है, तो सरकार इन पर जो अपना नियंत्रण रखती है वह अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और वो किस प्रकार से होता है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि सरकार का जो मुखिया होता है वो होता है राज्यपाल। ठीक है, तो राज्य का राज्यपाल राज्य के समस्त विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है। तो क्या होता है, जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ होती है किसी स्टेट की, उनका जो चांसलर होता है, ठीक है, जो उनका चांसलर होता है वो वहाँ का गवर्नर होता है। ये याद रखना आप लोग। तो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के जो चांसलर होंगे वो उस स्टेट के गवर्नर होंगे। ठीक है, तो उनका क्या कार्य होगा वहाँ पर, वो प्रतिवर्ष वह राज्य के समस्त विश्वविद्यालयों के संचालन एवं प्रबंधन संबंधी प्रतिवेदन को प्राप्त करता है। तो वो क्या करते हैं कि उस विश्वविद्यालय में किस प्रकार से शैक्षिक प्रक्रियाओं का संचालन किया जा रहा है और वहाँ पर किस प्रकार से प्रबंधन किया जा रहा है, प्रशासन किस प्रकार से कार्य कर रहा है, इन सभी के बारे में जो उनको रिपोर्ट मिलती है प्रत्येक वर्ष। ठीक है, तो उनको प्रत्येक वर्ष रिपोर्ट मिलती रहती है कि हमारे यहाँ पर इस तरह से कार्य किया जा रहा है, ये जो पाठ्यक्रम हम ये चला रहे हैं। तो इस प्रकार से सरकार राज्यपाल के माध्यम से भी यूनिवर्सिटीज़ पर अपना नियंत्रण रखती है। अब आगे इसके अलावा राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा ही होती है। यानी कि जो वहाँ पे वाइस चांसलर होते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में, वाइस चांसलर यानी जो वहाँ पे प्रमुख कार्यकारी होते हैं। ठीक है, चांसलर के बाद में प्रमुख कार्यकारी कुलपति ही होते हैं, तो उनकी नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा ही होती है। ठीक है, तो राज्यपाल क्या होते हैं, वहाँ पे नाम मात्र के वो चांसलर होते हैं, लेकिन जो प्रमुख होते हैं वहाँ पर जिनके पास में असली ताकत होती है वो होते हैं कुलपति वहाँ के, यानी वाइस चांसलर। ठीक है, तो उनकी नियुक्ति किनके द्वारा होती है, राज्यपाल के द्वारा। तो इस तरह से जो कुलपति है उसकी नियुक्ति करके भी राज्य सरकार किसी भी यूनिवर्सिटी पर अपना नियंत्रण बनाए रखती है। अब आगे इसमें सीनेट के द्वारा पारित नियम तब तक अधिनियम का रूप धारण नहीं कर सकते जब तक उन्हें राज्यपाल से स्वीकृति प्राप्त नहीं हो जाए। ठीक है, तो सीनेट जो भी किसी भी यूनिवर्सिटी की जो सीनेट होती है या वहाँ पे जो कोर्ट होता है वो कोई भी नियम तब तक नहीं बना सकता या फिर कोई भी नियम तब तक पारित नहीं हो सकता जब तक कि राज्यपाल अपनी सहमति प्रदान न कर दे। इसलिए कोई भी नियम पारित करने के लिए राज्यपाल की सहमति आवश्यक है। तो इस तरह से भी राज्य सरकार किसी भी यूनिवर्सिटी पर अपना जो है नियंत्रण बनाए रखती है। तो ये किस प्रकार से बनाती है, अप्रत्यक्ष रूप से। चूंकि विश्वविद्यालय के लिए आर्थिक कोष का आवंटन सरकार के द्वारा किया जाता है, अतः वह उनके आय व्यय का आकलन कर सकती है। यानी कि जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनके आर्थिक कोष का आवंटन क्या है, सरकार के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा ही किया जाता है। इसलिए सरकार क्या कर सकती है, उनके आय व्यय का आकलन कर सकते हैं कि आप किस जगह पर कितना खर्चा करोगे और आपका बजट क्या होगा। तो इस प्रकार से भी राज्य सरकार मतलब उस पर अपना किसी भी यूनिवर्सिटी पर अपना नियंत्रण बना सकती है।
नेक्स्ट है इसमें कार्यकारिणी या सीनेट में राज्य सरकार द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि होते हैं। तो वो जो कार्यकारिणी सीनेट होती है उसमें राज्य सरकार के द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि होते हैं। ठीक है, तो राज्य सरकार उसमें से कुछ प्रतिनिधियों को मनोनीत करती है जो कि वहाँ पर अपना नियंत्रण बनाए रखते हैं, जो कि विश्वविद्यालय के निर्णय को प्रभावित करते हैं। कौन कौन से निर्णय लिए जाएंगे, कौन से कार्य वहाँ पर किए जाएंगे, कौन से नहीं किए जाएंगे, तो इन सभी को जो सदस्य है, जो प्रतिनिधि है, वो प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है इसमें राज्य सरकार विश्वविद्यालय अनुदान समिति के माध्यम से राज्य के विश्वविद्यालयों को अनुदान प्रदान करती है। तो राज्य सरकार किसके माध्यम से अनुदान प्रदान करती है? विश्वविद्यालय अनुदान समिति के माध्यम से। ठीक है, तो जब राज्य सरकार किसी भी यूनिवर्सिटी को अनुदान प्रदान करती है तो वो क्या है, वहाँ पर अपना नियंत्रण डेफिनेटली बनाए रखेगी। ठीक है, वो अपना वहाँ पर जो है नियंत्रण अप्रत्यक्ष रूप से बनाए रखती है। तो इस तरह से कोई भी राज्य सरकार किसी भी यूनिवर्सिटी पर अपना नियंत्रण स्थापित करती है। अब आगे इसमें विश्वविद्यालय शिक्षा की वित्तीय व्यवस्था। तो इसका मतलब है जो भी यूनिवर्सिटीज़ होती है वहाँ पर शिक्षा के लिए वित्त की व्यवस्था किस प्रकार से होती है, यानी कि कोई भी यूनिवर्सिटी है और उससे संबंध महाविद्यालय है, उनमें आय के साधन क्या क्या होते हैं। तो निम्न प्रकार होते हैं। क्या क्या है? एक तो केंद्र सरकार के अनुदान। तो हर यूनिवर्सिटी को केंद्र सरकार कुछ अनुदान प्रदान करते हैं जिसके माध्यम से जो यूनिवर्सिटीज़ है वो अपने वित्त की व्यवस्था करती है। तो इस प्रकार से केंद्र सरकार के अनुदान के द्वारा भी वो वित्तीय व्यवस्था करते हैं, यानी वह भी उनके आय का साधन होता है। नेक्स्ट है राज्य सरकार के अनुदान। जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ होती है तो उनमें राज्य सरकार यानी ये स्टेट गवर्नमेंट क्या है, कुछ अनुदान प्रदान करती है उन यूनिवर्सिटीज़ को। तो क्या इसके माध्यम से भी वो अपने वित्त की व्यवस्था करते हैं, यानी यह भी उनके आय का साधन होते हैं। नेक्स्ट है शिक्षण शुल्क, यानी फीस वगैरह जो होती है वो भी यहाँ से उनकी आय के साधन होते हैं। इसके माध्यम से वो छात्रों से फीस वगैरह वसूलते हैं और वो इस प्रकार से अपने आय के साधन के रूप में इसे उपयोग करते हैं। आगे है वृत्तिदान इत्यादि। तो इस तरह से जो भी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो शिक्षा की वित्तीय व्यवस्था करती है, यानी अपने यहाँ पर आय के साधन जुटाती है। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक होगा संस्थाएं एवं उनकी अंतःक्रिया। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ संस्थाओं के बारे में और उनकी अंतःक्रिया के बारे में जो कि हमारे उच्च शिक्षा के क्षेत्र को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो विश्वविद्यालय शिक्षा में विभिन्न संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये जो हमारा हायर एजुकेशन का फील्ड है इसमें बहुत सारी ऐसी संस्थाएं जो कि अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये संस्थाएं जो होती हैं वो केवल शिक्षा को प्रोत्साहित ही नहीं करती, अपितु जो शोधकर्ता होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, उनको नए नए विषयों से अवगत कराती हैं और नई नई जानकारियों से अवगत कराती हैं। तो इस तरह से ये उच्च शिक्षा को और भी ज़्यादा विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो भारत की वे संस्थाएं जो कि उच्चतर शैक्षिक अनुसंधान क्षेत्र में कार्यरत हैं वो कौन कौन सी, उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इसी तरह की पहली संस्था है भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद। अगर बात करें हम इसकी स्थापना की तो इसकी स्थापना वर्ष 1969 में हुई थी। कब हुई थी? 1969 में इसकी स्थापना हुई थी और एक स्वायत्तशासी संस्थान के रूप में हुई थी। ये स्वायत्तशासी संस्थान का मतलब होता है कि अपने कार्य करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है, कोई भी बाहरी संस्था इसके ऊपर अपना दबाव नहीं बना सकती है। तो इस तरह से भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद की स्थापना 1969 में एक स्वायत्तशासी संस्थान के रूप में की गई थी। और इसका जो प्रमुख उद्देश्य था, यानी इस संस्थान का जो स्थापना का मुख्य उद्देश्य था वो था देश में सामाजिक विज्ञान शोध को प्रोन्नत व समन्वित करना। क्या था? देश में सामाजिक विज्ञान शोध को प्रोन्नत व समन्वित करना, यानी सामाजिक विज्ञान के शोध को ज़्यादा से ज़्यादा विकसित करना और उसे प्रोन्नत करना। यह परिषद सामाजिक विज्ञान के ज्ञान को बढ़ाने के लिए अनुसंधान संस्थानों को अनुरक्षण एवं विकास अनुदान प्रदान करती है, यानी जो भी संस्थाएं सामाजिक विज्ञान के ज्ञान को बढ़ावा देती है यह उनको अनुरक्षण प्रदान करती है और उनको विकास अनुदान प्रदान करती है यह परिषद। इसके अलावा यह अंतर विषयक परिप्रेक्ष्य को प्रोन्नत करके अनुसंधान की कोटि में सुधार भी करती है, यानी कि अगर लगता है कि कहीं कोई संस्थान गलत तरीके से कोई भी फैक्ट को
जो छाप रही है, उसको बता रही है। तो इस तरह से वो उनकी जो क्वालिटी उसको भी सुधार सकती है। अब नेक्स्ट, भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद, जिसका कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगर बात करें हम इसकी स्थापना वर्ष की, तो इसकी स्थापना वर्ष 1972 में एक स्वायत्तशासित संस्थान के रूप में की गई थी। तो इसकी जो स्थापना वो एक स्वायत्तशासित संस्थान के रूप में 1972 में की गई थी। कहने का मतलब है कि ये जो अपने कार्य करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है और कोई भी बाहरी संस्थान इसके ऊपर कोई भी दबाव नहीं बना सकता। तो इसका जो उद्देश्य था वो देश में इतिहास के क्षेत्र में तथ्यपरक अनुसंधान तथा लेखन को बढ़ावा देना था। क्या था इसका उद्देश्य? देश में इतिहास के क्षेत्र में तथ्यपरक अनुसंधान और लेखन को बढ़ावा देना था। इसके अतिरिक्त यह अनुसंधान परियोजना को प्रायोजित करती है। ठीक है, क्या करती है? अनुसंधान परियोजना को प्रायोजित करती है तथा देश के लोगों में देश की राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत को आत्मसात करने की भावना को जागृत करती है, जिससे कि देश के लोग अपने जो राष्ट्रीय संस्कृति है, सांस्कृतिक विरासत है, उनको आत्मसात करें और उनके अंदर इस तरह की अपनेपन की भावना आ जाए इन सभी चीज़ों के प्रति। तो इस तरह से यह जो संस्थान है वो देश के लोगों में देश की राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत को आत्मसात करने की भावना को जागृत करती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट इसमें भारतीय उच्चतर अनुसंधान परिषद IIAS, और जो इसका कार्यालय है वो शिमला में स्थित है और इसका स्थापना वर्ष है 1965। ठीक है, जो कार्यालय है वो शिमला में स्थित है और स्थापना वर्ष 1965 में है। और इसकी भी जो स्थापना हुई थी वो एक स्वायत्तशासित संस्थान के रूप में हुई थी, यानी यह भी अपने कार्य करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। और जो इसका उद्देश्य था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? वो था सामाजिक विज्ञान, मानविकी एवं संबंधित क्षेत्रों में उच्च अनुसंधान को बढ़ावा देना। सबसे पहले चीज़ तो ये जो सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र है, मानविकी का क्षेत्र है और संबंधित क्षेत्र हैं, उनमें उच्च अनुसंधान को बढ़ावा देना और उसके लिए वरिष्ठ विद्वानों की सहायता करना। किसके लिए? बढ़ावा देने के लिए जो भी वरिष्ठ विद्वान है उनकी सहायता करना। इसके लिए यह नए क्षेत्र में अनुसंधान, नए महत्वपूर्ण विचारों के सृजन एवं संकल्पनात्मक विकास को प्रोत्साहित करने की दिशा में कार्य करती है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो रिसर्चर होते हैं, जो किसी टॉपिक को लेकर रिसर्च करते हैं, वो नए नए क्षेत्रों में अनुसंधान कर सकते हैं, उनको नए नए विचार मिल सकते हैं और अपने महत्वपूर्ण विचारों को वो सृजन कर सकते हैं और अपनी जो है सोच को वो संकल्पनात्मक विकास में प्रोत्साहित कर सकते हैं। तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा ये महत्वपूर्ण हो जाती है संस्थान। नेक्स्ट है इसी में भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद और इसका कार्यालय है नई दिल्ली में। ठीक है, क्या है? भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद कार्यालय है इसका नई दिल्ली में। ठीक है, तो यह परिषद देश के दार्शनिक अनुसंधान के क्षेत्र में शोध एवं अध्ययन को प्रोत्साहित करती है। क्या करती है? जो देश में दार्शनिक अनुसंधान है और शोध है उसके अध्ययन को प्रोत्साहित करती है। फिर से देखिए, देश के दार्शनिक अनुसंधान के क्षेत्र में शोध और अध्ययन को प्रोत्साहित करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसके अतिरिक्त यह दर्शन शास्त्र एवं संबंध विषयों में शोध करने वाले विद्यार्थियों एवं अनुसंधानकर्ताओं को वित्तीय सहायता भी प्रदान करते हैं। जो भी लोग इसमें रिसर्च करते हैं, किसमें? दर्शन शास्त्र में और उससे संबंधित विषयों में जो भी रिसर्च करते हैं, शोध करते हैं, उन विद्यार्थियों को या फिर उन रिसर्चर को यह कुछ वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है, कुछ फाइनेंशियल जो हेल्प भी उनको प्रदान की जाती है इसके द्वारा। किसके द्वारा? भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के द्वारा। इसके अलावा कुछ और भी महत्वपूर्ण शैक्षिक संगठन या फिर परियोजनाएं हैं जिनके बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो कि कई बार एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। तो चलिए इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले है राष्ट्रीय बाल भवन। ठीक है, राष्ट्रीय बाल भवन, और इसकी स्थापना हुई थी वो 1956 में हुई थी। तो राष्ट्रीय बाल भवन की स्थापना कब हुई थी? 1956 में। तो ये फैक्ट आप याद रखोगे, ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता इनके बारे में, बस इनका स्थापना वर्ष पूछ लिया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ चुके हो। ठीक है, और उसका जो स्थापना वर्ष है वो 1956 है। ठीक है, इसके क्या है? 1956। नेक्स्ट है नेशनल बुक ट्रस्ट। नेशनल बुक ट्रस्ट का जो स्थापना वर्ष है वो 1957 है। इसके बाद है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और विकास परिषद। तो इसका जो क्या है, इसका स्थापना वर्ष वो 1961 है, ये याद रखना। आगे है केंद्रीय विद्यालय संगठन।
केंद्रीय विद्यालय संगठन का जो स्थापना वर्ष है वो 1966 है, 1966 है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना, और इसका स्थापना वर्ष 1980 है। क्या है इसकी स्थापना वर्ष? 1980। राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और भी बाकी एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है, तो आप ये इसका स्थापना वर्ष याद रखेंगे। इसके बाद में है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, और इसके बारे में आप थोड़ा डिटेल में भी पढ़ चुके हो, और जो इसका स्थापना वर्ष है वो 1985 में है। ठीक है, और ये देश का पहला ओपन यूनिवर्सिटी है, देश की पहली ओपन यूनिवर्सिटी है ये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है महिला समाख्या कार्यक्रम, और इसका स्थापना वर्ष है 1989, 1989, महिला समाख्या कार्यक्रम 1989। इसके बाद में है जिला प्राथमिक शिक्षा परिषद, स्थापना वर्ष है इसका 1994, 1994। इसके बाद में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का स्थापना वर्ष कब है? 1995, यानी 1995। इसके बाद में है राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद, जिसका स्थापना वर्ष है 1996, यानी 1996 में। फिर से देखते हैं, राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद 1996। तो एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले परिषद है भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, और इसका कार्यालय है नई दिल्ली में, और जो इसका स्थापना वर्ष है वो है 1969 में, और परिषद कहाँ पर है इसका? नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद, इसका भी कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है, और जो इसकी स्थापना वर्ष है 1972 है। आगे है भारतीय उच्चतर अनुसंधान परिषद, ठीक है, और इसका जो कार्यालय है वो शिमला में स्थित है, और स्थापना वर्ष है इसका 1965, 1965। आगे है भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद, इसका कार्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, और इसके बाद में कुछ अन्य महत्वपूर्ण संगठन है, शैक्षिक संगठन है, जिनके बारे में आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सबसे पहले है राष्ट्रीय बाल भवन, इसका कब है स्थापना वर्ष? 1956 में। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, इसके बारे में आप पढ़ भी चुके हो, फिर भी आपको यहाँ पे भी दे दिया है, और इसका जो है स्थापना वर्ष है वो 1956 है। इसके बाद में नेशनल बुक ट्रस्ट, ये कब स्थापित हुआ था? ये 1957 में हुआ था। इसके बाद है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और विकास परिषद, ये 1961 में स्थापित किया गया था। ठीक है, इसके बाद में है केंद्रीय विद्यालय संगठन, केंद्रीय विद्यालय संगठन कब स्थापित किया गया था? 1966 में, 1966 में। इसके बाद में है राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना, तो ये देश में जो राष्ट्रीय जनसंख्या है, ग्रामीण जनसंख्या, उसको शिक्षित करने की दृष्टि से योजना बनाई गई थी, और इसका जो स्थापना वर्ष है वो है 1980 में। इसके बाद में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, तो ये सेंट्रल लेवल पर देश का पहला विश्वविद्यालय। ठीक है, जो इसकी स्थापना वर्ष हुई थी ये वो है 1985, 1985 में। इसके बाद में है महिला समाख्या कार्यक्रम, जो कि 1989 में स्थापित हुआ था। महिला समाख्या कार्यक्रम 1989 में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट है जिला प्राथमिक शिक्षा परिषद, जो कि 1994 में स्थापित हुआ था, 1994 में। इसके बाद में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, जो कि 1995 में स्थापित किया गया था। और आगे है राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद, जो कि 1996 यानी 1966 में स्थापित किया गया था। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।